कैसे हैं आप सब। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक न्यूज़ के ऊपर। एक न्यूज़ जो है वो ब्रिटेन से है यानी यूके से है और न्यूज़ के इर्द गिर्द ही पूरी क्लास हमारी होने वाली है। पहले मैं आपको न्यूज़ के बारे में बताऊंगा कि क्या समाचार है, समाचार कौन सा है, कौन सी न्यूज़ है, फिर जो है उससे एक पॉइंट हम पकड़ेंगे और उस पॉइंट को पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए मैं आपको बता दूं न्यूज़ कुछ ऐसी है कि ब्रिटेन आपका जो है यानी यूके जो है, यूके की एक यूनिवर्सिटी है जिसको हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक जानकारी दी है कि वो कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन है उसको बनाने के बहुत ही करीब हैं, यानी उनको सफलता मिल सकती है कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में। ठीक, तो आप कहेंगे ये तो बहुत कॉमन सी बात है क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटीज़, कई सारे जो है वो संस्थान लगातार वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। कई ने तो घोषणा भी कर दी है कि उन्होंने जो है वैक्सीन बना ली है और मार्केट में उतार देंगे। तो इसमें नया क्या है, तो नया क्या है वो मैं आपको बता दूं। अब देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि ये जो वैक्सीन वो बना रहे हैं, इस वैक्सीन को जब ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो है उतारा गया यानी मानव पर जब इसका परीक्षण किया गया तो उसमें कुछ नई चीज़ें देखने को मिली। जब इस वैक्सीन को मानव में इंजेक्ट किया गया और तब हमको ये देखने को मिला कि ये वैक्सीन या ये टीका क्या कर रहा है कि उस व्यक्ति की बॉडी को, जिसके अंदर इस वैक्सीन या इस टीके को लगाया गया है, उस व्यक्ति की बॉडी को जो है प्रेरित कर रहा है दो चीज़ों को बनाने के लिए, एक एंटीबॉडी और एक आपका टी सेल। जी हाँ, आपने सही सुना, एक एंटीबॉडीज़ और एक आपका टी सेल। अब थोड़ा सा मैं आपको और समझा देता हूँ कि नॉर्मली जब कोई रोग हमारे अंदर आता है, जब कोई पैथोजन हमारे अंदर आता है, रोगजनक हमारे अंदर आता है, तो फिर वो क्या करता है, हमको बीमार करता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उससे लड़ने के लिए एक सिस्टम क्रिएट करती है जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। और वो सिस्टम क्या करता है, उस रोगजनक से लड़ता है और उसको निकाल कर बाहर फेंक देता है या नष्ट कर देता है। ठीक है, अब हमारी बॉडी करती क्या है, रिस्पॉन्स किस प्रकार से करती है कि उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ तैयार कर लेती है। ठीक है, क्या तैयार करती है, एंटीबॉडीज़ तैयार कर लेती है। नॉर्मली कभी कभी सामान्यतः ऐसे ही बिना वैक्सीन के तैयार हो जाती हैं और कभी कभी हमको वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कोविड-19 के केस में हमको क्या पड़ रही है, वैक्सीन की ज़रूरत पड़ रही है। इतनी आसानी से जो है वो एंटीबॉडीज़ नहीं बन रही हैं लोगों के अंदर, और बन भी रही हैं तो वो जल्दी से क्या हो जा रही हैं, आपकी नष्ट हो जा रही हैं। तो अब ये वैक्सीन जो है हमारे अंदर जब डाली गई तो इसका काम क्या है कि हमारे अंदर, बॉडी के अंदर या बॉडी को जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए प्रेरित करना, ये इसका काम है, वो कर रही है। लेकिन साथ ही साथ ये क्या कर रही है कि ये हमारी बॉडी को टी सेल बनाने के लिए भी प्रेरित कर रही है। यानी एक प्रकार से कोविड-19 जो आपका वायरस है, इससे लड़ने के लिए ये हमको दोहरी सुरक्षा प्रोवाइड करवा रही है। अगर ये वैक्सीन सफल हो जाती है तो फिर क्या होगा कि ये वैक्सीन जिस भी व्यक्ति के अंदर इंजेक्ट की जाएगी, लगाई जाएगी, जिसको भी ये टीका लगाया जाएगा, उसके अंदर दोहरा आवरण होगा कोविड-19 से लड़ने के लिए, एक तो एंटीबॉडीज़ के रूप में और दूसरा आपका टी सेल के रूप में। ठीक है, इसलिए ये आपका इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब आगे अगर बात करें तो ये टी सेल और एंटीबॉडी जो है वो इतना ज़्यादा, मतलब इसको बढ़ा चढ़ा कर क्यों दिखाया जा रहा है, तो वो भी थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि एंटीबॉडीज़ नॉर्मली हमारे अंदर बनते हैं। और ये देखा गया है कोरोना के केस में, कोविड-19 के केस में, कि कोविड-19 अगर किसी व्यक्ति को हुआ है और वो रिकवर हो गया है तो इसका मतलब उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। लेकिन कुछ महीने बाद वो एंटीबॉडीज़ क्या हो जा रही हैं, आपकी नष्ट हो जा रही हैं। तो ऐसे में दोबारा से फिर जो है वही व्यक्ति आपका कोविड-19 से पीड़ित हो सकता है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ आपका जल्दी ख़त्म हो जा रही हैं। लेकिन अगर टी सेल की बात करें, अगर टी सेल हमारे अंदर आपकी बन जाती हैं तो टी सेल कई सालों तक, लंबे समय तक हमारे अंदर मौजूद रहती हैं। ऐसे में दोबारा से उसी रोग का होने का खतरा हमारे अंदर नहीं होगा अगर टी सेल भी डेवलप होती हैं तो। ठीक, अब इस वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं। इस वैक्सीन को बनाने के लिए क्या किया गया है, एक वायरस का यूज़ किया गया है, एडेनो वायरस। एडेनो नाम का एक वायरस है जो कि बहुत ही कमज़ोर वायरस है, बहुत वीक वायरस है। और ये नॉर्मली अगर हमारे अंदर आ जाता है, पैथोजन है, ये हमारे अंदर आ जाता है तो क्या करता है, ये हमको बहुत ही हल्का सर्दी जुकाम जो है वो कर पाता है। अब एडेनो वायरस के स्ट्रेन से कोविड-19 के टीके को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इसी को जो है लिया गया है, इसका स्ट्रेन जो है लिया गया, उससे इस टीके को विकसित किया जा रहा है।
अब इस टीके को विकसित कौन कर रहा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक संस्थान है जिसको जेनर संस्थान के रूप में हम जानते हैं। उसके शोधकर्ता जो हैं वो इस टीके को विकसित कर रहे हैं और इस टीके के डेवलपमेंट में जो है ब्रिटिश सरकार और एस्ट्रोजेने कंपनी, किसकी? जेनर संस्थान की सहायता कर रहे हैं। ये क्या है? एस्ट्राजेन क्या है? एस्ट्राजेने क्या है? एक मेडिसिन कंपनी है, एक औषधि कंपनी है ब्रिटेन की। तो ये तो बात हुई आपके कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर। अब इसमें एक टर्म्स हमने यूज़ किया था, क्या? टी सेल। ठीक, हमने क्या यूज़ किया था? टी सेल। तो हमको मुख्य रूप से अब टी सेल पर ही बात करनी है क्लास। मैंने ये न्यूज़ इसीलिए उठाई थी कि मैं आपको क्या बताना चाहता था? टी सेल के बारे में बताना चाहता था। ठीक है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें टी सेल की बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये जो टी का मतलब होता है, टी का जो मीनिंग होता है वो होता है थाइमस। क्या होता है? थाइमस। ये जो टी सेल में टी का जो मीनिंग है वो क्या है आपका? थाइमस। ठीक है, इन सब पर अभी आपकी बात होगी। अभी जो टी सेल होती हैं, इनके निर्माण की बात की जाए कि इनका निर्माण कहाँ पर होता है। ठीक है, तो इनका निर्माण कहाँ होता है? वो होता है आपका बोन मैरो में। ठीक है, कहाँ पर होता है? बोन मैरो में, यानी जो आपका अस्थि मज्जा होता है। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। टी सेल जो होती हैं उनका निर्माण बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है और टी का मतलब क्या होता है? थाइमस। ठीक, अब एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि ये जो आपकी टी सेल होती हैं इनका निर्माण तो बोन मैरो में होता है या अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन ये मैच्योर्ड कहाँ पर होती हैं, यानी परिपक्व कहाँ पर होती हैं? अगर इसको हिंदी में हम देखें तो क्या बोलेंगे? परिपक्व। ये परिपक्व कहाँ पर होती हैं? तो दोस्त मैं बता दूं, एक ग्लैंड होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड में ये परिपक्व होती हैं, या हम कहें ये पूरी तरीके से मैच्योर्ड कहाँ होती हैं? थाइमस ग्लैंड में। अब थोड़ा सा इस फिगर को समझने का प्रयास करते हैं। आपको समझाने के लिए केवल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये एक कोई मैंने बोन ले ली। ये क्या है? एक बोन ले ली है और इस बोन के अंदर एक लिक्विड टाइप का भरा हुआ है। ठीक है, ये एक बोन ले ली। ठीक है, ये एक बोन ले ली हमने और इसके अंदर देख रहे हैं ये एक लिक्विड सा भरा हुआ है और इसको क्या बोला जाता है? मैरो बोला जाता है। ठीक है, तो इसी को मिलाकर क्या बोला जाता है? बोन मैरो। अब ये जो अंदर लिक्विड भरा हुआ है, समझते रहिएगा, ये जो अंदर लिक्विड भरा हुआ है इसमें 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। एक होती है रेड ब्लड सेल्स जिसको हम बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। एक होती हैं वाइट ब्लड सेल्स जिनको बोला जाता है माफ़ कीजिएगा, ये रेड ब्लड सेल्स है, इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। एक होती वाइट ब्लड सेल्स, इनको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। और एक आपके प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की और प्लेटलेट्स की अभी हमको बात नहीं करनी है, क्योंकि अभी हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? केवल टी सेल के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत प्यार से आराम से समझते रहिएगा। अब इसमें से जो WBC होती हैं, ठीक है, यानी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। अब WBC के अंदर भी कई प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। जैसे इनमें लिम्फोसाइट सेल पाई जाती हैं, मोनोसाइट सेल पाई जाती हैं, एसिनोफिल सेल्स पाई जाती हैं, बेसोफिल सेल्स पाई जाती हैं और न्यूरोफिल सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये कुछ इसमें 4, 5, 6 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। मेरी बात को समझते रहिएगा। ये एक बोन है और इस बोन के अंदर ये जो लिक्विड जैसा आप देख रहे हैं इसको मैरो कहा जाता है। इसमें 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और आपकी जो है वो प्लेटलेट्स। ठीक है, याद रखिए। अब ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनमें भी कई प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जिनमें लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिनोफिल, बेसोफिल और आपका न्यूरोफिल। इतनी बात आपको समझ में आई है। अब देखिए, मैंने कहा कि निर्माण कहाँ पर हो रहा है टी सेल का? अस्थि मज्जा में। तो अब मेरी बात को समझते रहिएगा। ये जो लिम्फोसाइट सेल होती हैं, ठीक है, इनको यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ, ये जो लिम्फोसाइट सेल होती हैं, ठीक है, इसमें 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। इसके अंदर भी 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। एक होती है आपकी टी सेल और एक होती है आपकी बी सेल। ठीक, एक क्या होती है? टी सेल और एक होती है आपकी बी सेल। समझते रहिएगा। तो आप क्या देख रहे हैं
कि ये जो आपका मैरो है इसी में WBC पाया जाता है, WBC में ही लिम्फोसाइट सेल होती हैं और लिम्फोसाइट के अंदर दो प्रकार की सेल होती हैं, एक आपका T सेल और एक आपका B सेल। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कहाँ पर इनका निर्माण हो रहा है। निर्माण इनका हो रहा है बोन मैरो में। उसके बाद जब यहाँ पर ये डेवलप हो जाती हैं, बन जाती हैं, इनका निर्माण हो जाता है, उसके बाद ये जो आपकी टी सेल और टी सेल जो हैं वो कहाँ, यहाँ से निकल कर कहाँ आ जाती हैं, ये जो आपका थाइमस ग्लैंड है, ये दोनों फेफड़ों के मध्य में हार्ट के जस्ट ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थाइमस ग्लैंड बोलते हैं, इसमें आ जाती है। ठीक, तो यहीं पर इनका क्या होता है, पूरी तरीके से मैच्योर्ड होती हैं, परिपक्व होती हैं। निर्माण बोन मैरो, मैच्योरिटी इनके अंदर कहाँ पर आती है, थाइमस ग्लैंड में। समझते रहिएगा मेरी बात को, ये चीज़ आपको समझ में आई है। ठीक, तो अब एक पॉइंट आप और समझिए, मिटा दें इसको। टी का मतलब क्या हो गया, थाइमस। थाइमस क्यों कहा गया है, क्योंकि ये कहाँ पर मैच्योर्ड हो रही हैं, थाइमस ग्लैंड में हो रही, ये आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पूरा समझने का अगर और आप प्रयास करेंगे, इस तरीके से अगर देखें कि WBC होती हैं, ठीक है, WBC होती हैं, WBC के अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं, और जो लिम्फोसाइट होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक आपकी T सेल और एक आपकी B सेल। हमको किसके बारे में आज बात करनी है, T सेल के बारे में बात करनी है। और ये T सेल और B सेल हैं क्या, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली या इम्यूनिटी को डेवलप करने वाली सेल हैं, या हम कहें WBC जो है उसके अंदर जो लिम्फोसाइट सेल होती हैं यही हमारी इम्यूनिटी को क्या करती हैं, डेवलप करती हैं, उसको मजबूती प्रदान करती हैं, या हम कहें पूरी इम्यूनिटी जो है वो इन्हीं पर आपकी क्या है, डिपेंड है। क्लियर इतनी बात। चलिए अब बात करते हैं टी सेल के बारे में प्रॉपर तरीके से। निर्माण कहाँ हो रहा है, परिपक्व कहाँ हो रही हैं, ये बात आपको समझ में आई है। अब टी सेल के टाइप की अगर बात करें कि प्रकार, टी सेल के प्रकार को अगर हम समझने का प्रयास करें तो अब एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये 4 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। टी सेल 4 प्रकार की होती हैं। एक होती है TC, एक होती है TH, एक होती है TS और एक होती है आपकी TM। क्या मैंने लिखा है, ये टी सेल जो है वो 4 प्रकार की होती हैं, एक TC, एक TH, एक TS और एक आपका TM। क्या इनका मतलब है, समझ लो। ये जो TC होती है इसको कहा जाता है साइटोक्सिक, इसको बोलते हैं साइटोक्सिक सेल। ये जो होती है इसको कहा जाता है हेल्पर सेल। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है सप्रेसर सेल। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है मेमोरी सेल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेमोरी सेल। यानी जो आपकी टी सेल होती हैं जिनका निर्माण बैकबोन में हो रहा है, मैच्योरिटी उनके अंदर कहाँ पर आ रही है, अरे धीरे बोलो कहते, मैच्योरिटी उनके अंदर कहाँ आ रही है, सॉरी, मैच्योरिटी उनके अंदर कहाँ पे आ रही है, मैच्योरिटी आ रही है थाइमस ग्लैंड के अंतर्गत। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। एक होती है साइटोक्सिक सेल, एक हेल्पर सेल, एक सप्रेसर सेल और एक आपकी मेमोरी सेल। ठीक है, 4 प्रकार की होती हैं। अब हमको बात करनी है ये जो 4 प्रकार की टी सेल होती हैं ये किस प्रकार से हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करती हैं, किस प्रकार से हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करती हैं, उसी पर हमको बात करनी है दोस्त। ठीक है, चलिए इसको इनको बताने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको और बताना चाहता हूं, वो आप समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। इनको मैं दोबारा से लिख दूंगा, अभी एक चीज़ आप और समझ लीजिए। देखिए अगर इम्यूनिटी की बात करता है, इम्यूनिटी की बात करता है तो मैं बता दूं कि इम्यूनिटी 2 प्रकार की हमारे अंदर होती है। एक आपकी जो इम्यूनिटी होती है इसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, और एक होती जिसको हम बोलते हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी। एक आपकी इनेट इम्यूनिटी और एक आपकी एडॉप्टिव। इसका मतलब होता है ये पहले से मौजूद होती है,
ठीक है। और ये आपकी जो है पहले से मौजूद नहीं होती है। जब कोई रोगजनक हमारी बॉडी में यानी पैथोजन हमारी बॉडी में प्रवेश करता है उसके बाद जो है ये रिस्पॉन्ड करती है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर कोई रोगजनक हमारी बॉडी में प्रवेश करता है, मान लीजिए कोई वायरस है, कोई जीवाणु है, कोई आपका जो है कुछ भी है, कोई भी रोगजनक है वो हमारी बॉडी में प्रवेश करता है। जब वो बॉडी में हमारी प्रवेश करता है तो उससे लड़ने के लिए हमारे पास एंटीबॉडीज़ अगर मौजूद हैं, तो पहले से ही अगर मौजूद हैं, कैसे पहले से मौजूद होंगी, जैसे कोरोना वैक्सीन अगर बन गई, कोरोना के लिए वैक्सीन बन गई और उस वैक्सीन को हमारे अंदर क्या कर दिया गया, लगा दिया गया, इंजेक्ट कर दिया गया, तो अब वैक्सीन हमारे लगी हुई है और वैक्सीन लगने के बाद अगर कोरोना वायरस हमारे अंदर आता है तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे पास उससे लड़ने के लिए पहले से ही क्या इम्यूनिटी मौजूद है और क्या होगा कि वो उसको जो है मारकर बाहर फेंक देगी। ठीक है, जो इम्यूनिटी हमारे पास पहले से मौजूद होती है उसको कहा जाता है इनेट इम्यूनिटी और ये तुरंत रिस्पॉन्ड करती है, प्रतिक्रिया करती है। 0 से लेकर 10 घंटे के अंदर ही क्या करेगी कि जो भी रोगजनक आया है उसके खिलाफ प्रतिक्रिया करके उसको नष्ट कर देगी। ये पहले से ही आपके अंदर मौजूद होती है। ठीक, अच्छा, ये इस प्रकार की इम्यूनिटी होती है कि कोई भी रोगजनक आया है वो इससे पहले भी हमारी बॉडी में आ चुका है, तभी उसके खिलाफ हमारे अंदर इम्यूनिटी पड़ी हुई है, उसको हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। ये पहले से ही आपकी मौजूद होती है। अब एडॉप्टिव इम्यूनिटी की बात करें, कभी कभी क्या होता है, एक नया वायरस जैसे कोविड-19 अभी क्या है, नया वायरस है, अगर आपके अंदर वो आता है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि पहले वो जानेगा ये किस प्रकार की बीमारी है, किस प्रकार से हमको हार्म करेगी, पहले उसके बारे में समझेगा, उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करेगा। ये क्या करता है, ये तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करता है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता है। ये क्या कर रहा है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता है। ठीक है, ये प्रतिक्रिया जो है वो लगभग 4 दिन बाद देता है, लगभग 4 दिन बाद। ठीक है, लगभग 90 घंटे के बाद जो है ये प्रतिक्रिया करता है। और याद रखिए इसमें जो प्रतिक्रिया की जाती है वो किन सेलों के द्वारा, टी सेल और साथ ही साथ बी सेल के द्वारा की जाती है। जब कोई नया रोगजनक, नया कोई पैथोजन हमारी बॉडी में प्रवेश करता है, ठीक है, तो उससे लड़ने के लिए हमारी कौन सी इम्यूनिटी काम करती है, एडॉप्टिव इम्यूनिटी काम करती है। और ये तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करती है, इसके लिए थोड़ा समय लेती है, उसके बाद ये रिस्पॉन्स करती है। और इसमें रिस्पॉन्स करने के लिए कौन सी सेल जिम्मेदार हैं, टी सेल और आपकी बी सेल। और इन टी बी में से हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, टी सेल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए जुकाम आपको हुआ, सर्दी आपको हुई, तो ये भी वायरस के कारण ही होगा। जैसे मैंने एक वायरस अभी आपको बताया था, एडेनो वायरस, अब ये आपके अंदर आया, तो जब ये प्रवेश करेगा तो गले में यहीं तक आपका पहुंचेगा, यहीं पर क्या कर लिया जाएगा, इस इम्यूनिटी के द्वारा इसको पकड़ लिया जाएगा और यहीं पर इसको नष्ट करके खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई नया रोगजनक आता है तो फिर उससे ये वाली नहीं लड़ पाती है, उससे कौन वाली लड़ती है, ये वाली लड़ती है। ठीक, बहुत डिटेल में अभी इस पर बात नहीं करेंगे, फिर कभी बात करेंगे। अब हम आते हैं टी सेल और के बारे में, और इसके टाइप मैंने बताया आपको 4 टी सेल। ठीक है, 4 टाइप मैंने बताए हैं, इसको समझ लीजिएगा। एक मैंने कहा था, एक होती है साइटोक्सिक सेल, जिनको क्या बोला जाता है, टीसी बोला जाता है। दूसरा मैंने कहा था, एक होती हैं हेल्पर सेल, इनको क्या लिखते हैं, TH लिखते हैं। एक होती हैं जिनको कहा जाता है सप्रेसर सेल, इनको TS लिखते हैं। और एक होती हैं मेमोरी सेल, इनको TM लिखते हैं। ठीक है, 4 प्रकार की टी सेल होती हैं। टी का मतलब यहाँ पर क्या है, थाइमस है, आप पहले ही समझ चुके हैं। अब अगर इनकी बात करें तो ये क्या करती हैं, समझो। जब कोई रोगजनक या पैथोजन हमारी बॉडी में प्रवेश करता है, मान लीजिए कोविड-19 आपको हो गया, ठीक है, आपके अंदर कोविड-19 वायरस प्रवेश किया, तो क्या होगा कि कुछ समय बाद हमारा जो एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम है
इम्यूनिटी है वो क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी, प्रतिक्रिया करेगी। और प्रतिक्रिया में क्या होगा वो आप समझिए कि जो ये टी सेल हैं, अभी बी सेल की हम बात नहीं करें, जो टी सेल हैं ये टी सेल क्या करेंगी, टी सेल का जो एक टाइप होता है साइटोक्सिक सेल, ये क्या करेगा, उनको किल करने का प्रयास करेगा, उनको मारने का प्रयास करेगा। जब कोई रोगजनक हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो उनको नष्ट करने का काम कौन करता है, साइटोक्सिक सेल यानी टीसी जो है उनको नष्ट करने का प्रयास करता है। इनको इसीलिए बोला जाता है, इनको जो है वो किलर सेल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको, किलर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये उनको नष्ट करने का प्रयास करती है या नष्ट करती है। अब उसके बाद हेल्पर सेल की अगर बात करें, हेल्पर सेल की बात आप देखिएगा, देखो ये जो हेल्पर सेल होती है ये क्या करती है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं, मिटा दूं मैं। देखिए हेल्पर सेल की अगर बात करें, इसमें थोड़ा समझिएगा, जब कोई रोगजनक पैथोजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये का मतलब हेल्पर सेल ये एक केमिकल का स्त्रावण करती है। ये हेल्पर सेल क्या करती है, केमिकल का स्त्रावण करती हैं। और ये केमिकल कौन है आपका, ये है लिम्फोकाइन। केमिकल का नाम क्या है, लिम्फोकाइन। ठीक है, ये केमिकल आपका जो है एक लिक्विड सा होता है, लिम्फोकाइन। अब ये लिम्फोकाइन क्या करता है वो आप समझिएगा। ये लिम्फोकाइन जो है वो भागकर क्या करता है, जब कोई रोगजनक हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो ये हेल्पर सेल क्या करती हैं, एक केमिकल रिलीज करती हैं जिसको लिम्फोकाइन कहा जाता है। ये क्या कर रहा है, ये बी सेल से एंटीबॉडीज बनाने को कहता है, बी सेल से एंटीबॉडीज बनाने को बोलता है। बनाने को कहता है। और साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, टीसी यानी साइटोक्सिक सेल से, टीसी से रोगजनक को किल करने के लिए कहता है। मतलब आप समझ लो, जब कोई आपकी बॉडी में रोगजनक प्रवेश करता है, पैथोजन प्रवेश करता है, तो सबसे पहले जो हेल्पर सेल होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक आपका केमिकल रिलीज करती हैं। अब ये केमिकल क्या करता है, बी सेल के पास जाता है। बी सेल मैं आपको बता चुका हूँ, इसी लिम्फोसाइट में ही होती हैं। बी सेल के पास जाता है और कहता है तुम इससे लड़ने के लिए क्या करो, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करो। ये एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना शुरू कर देती हैं। और साथ ही साथ ये जो है टीसी यानी साइटोक्सिक सेल के पास जाता है और कहता है कि तुम रोगजनक को मारने लगो। यानी दो काम ये एक ही साथ शुरू कर देता है। ये क्या कर रहा है, रोगजनक को मारने में हेल्प कर रहा है, किसकी, बी सेल की और साइटोक्सिक सेल की। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हेल्पर सेल कहा जाता है। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो दो हो गई, साइटोक्सिक सेल और हेल्पर सेल क्या होती हैं, ये आपको समझ में आया है। अब अगर हम तीसरे सेल की बात करें, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। इसके बाद बात करें तो तीसरा जो हमारे पास है वो कौन सा है, सप्रेसर सेल। सप्रेसर सेल। अब मेरी बात को समझिए कि हेल्पर सेल के कहने पर जो आपकी बी सेल हैं वो लगातार एंटीबॉडीज़ बना रही हैं और साइटोक्सिक सेल जो हैं वो क्या कर रही हैं कि उस रोगजनक को मारने का काम कर रही हैं। और वो दोनों बहुत गुस्से में उसको मार रही हैं। ठीक है, काली माता समझ लो कि वो मारने पर तुली हुई हैं। सब कुछ पूरी तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, उस रोगजनक को ख़त्म कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद अभी वो शांत नहीं हुई हैं। और अगर थोड़ी देर और वो शांत नहीं होंगी तो वो क्या करेंगी, अपनी बॉडी के अंदर की जो हमारी खुद की सेल्स हैं उनको क्या कर लेंगी, नुकसान पहुंचा लेंगी, उनको नष्ट कर लेंगी। तो उनको शांत करने के लिए ये सप्रेसर सेल क्या करता है, उनको रोकता है, रुक जाओ, थम जाओ,
वो ख़त्म हो चुका है, जो आया था वो मर गया है, ठीक है। उसके कहने पर यानी इसके कहने पर ये जो आपकी साइटोक्सिक और हेल्पर सेल हैं वो अपना काम क्या करती हैं, रोकती हैं। इनके द्वारा रोगजनक को ख़त्म करने के लिए जो काम शुरू किया गया है वो काम जब पूरा हो जाता है तो इसके कहने पर ये दोनों जो है वो अपना काम करना बंद कर देती हैं। ये क्यों इनको काम करने के लिए बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर ये काम नहीं बंद करेंगी तो हमारी जो अपनी सेल होंगी, खुद की सेल इनकी होंगी, उन्हीं को हार्म हो जाएगा, उन्हीं को नुकसान हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद आपका फोर्थ है मेमोरी सेल। मेमोरी सेल, अब ये क्या होती हैं इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जब कोई नया रोगजनक आपके बॉडी में आता है, प्रवेश करता है, ठीक है, फिर उससे लड़ाई वड़ाई होती है, उसको मारकर बाहर निकाल दिया जाता है, तो अगली बार अगर वो आए तो उसकी पहचान कर ली जाए। और उसकी पहचान कौन करेगा, उसकी पहचान करेंगी मेमोरी सेल करेंगी। कोरोना वायरस अगर एक बार आपको हो गया है और आपके शरीर ने उसको लड़कर बाहर फेंक दिया है, बाहर चला गया है कोरोना वायरस, दोबारा से अगर वो आपके अंदर आता है तो फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्फॉर्म करें ये पहले वाला ही है, इसके लिए हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं, ख़त्म करो इसको। क्लियर है इतनी बात। तो मेमोरी सेल का आपका ये काम है। तो ये जो है वो क्या हुई हैं आपकी टी सेल। तो वैज्ञानिक जो कह रहे हैं ब्रिटेन के या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, वो यही कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज़ तो बनती ही बनती हैं, इसके साथ साथ ये क्या कर रहा है कि टी सेल यानी जो वैक्सीन बन रही है वो टी सेल के बनने को भी क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है। एंटीबॉडीज़ और टी सेल दोनों के बनने को प्रेरित कर रही है। अगर ये दोनों बनती हैं तो फिर क्या होगा, हमको दोहरी सुरक्षा मिलेगी। टी सेल ये जो बनेंगी, याद रखिएगा, ये कौन सी बनेंगी टी सेल, कोविड-19 से लड़ने वाली टी सेल। क्लियर है ना, कोविड-19 से लड़ने वाली टी सेल बनेगी और एंटीबॉडीज़ भी कोविड-19 से लड़ने वाली बनेगी। ये जल्दी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ये लंबे समय तक रहती हैं, तो फिर हमको लंबे समय तक कोरोना होने का खतरा नहीं होगा। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम बी सेल के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ जो आपकी स्टेम सेल होती हैं, ठीक है, जो आपकी स्टेम सेल होती हैं उन पर भी हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव उसमें लगा हो टी सेल के बारे में या टी सेल के जो टाइप हैं या उनके कार्य हैं, या फिर थोड़ा भी आपको अपने बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी का फंक्शन होता है, इम्यूनिटी जो होती है वो किस प्रकार से बिहेव करती है, उसके बारे में कुछ भी अगर आपको नया मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।